हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द कोर एलिमेंट ऑफ लिबरलिज्म, यानी उदारवाद के मूल तत्व या विशेषताएं क्या है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे उदारवाद के प्रकार। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि उदारवाद कैसे आया, कहाँ पे आया, कैसे लोकप्रिय हुआ, उदारवाद के जनक कौन है, इससे जो लोगों को जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो कौन थे, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। तो एक बार इसको रिपीट करते हैं। तो हमने देखा था कि उदारवाद का जो जन्म होता है वो मेनली कहाँ पे होता है, आपका यूरोप में होता है। और क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो सामंती व्यवस्था थी, जिनका जो सामंत था, जो कि बड़े बड़े आपकी जमीनों के मालिक हुआ करते थे, और पूरी जो आर्थिक व्यवस्था थी यानी जो मार्केट था और पूरी जो सांस्कृतिक व्यवस्था थी, उनपे उसका काफी प्रभाव था, किनका? सामंतों का। इसके अलावा जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो पूरी तरह से राजशाही के अनुरूप चलती थी, यानी जो राजा होता था उसको धरती पे भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। आप राजा के विरुद्ध कोई सवाल नहीं कर सकते, कोई प्रश्न नहीं कर सकते, और पूरी तरह से एब्सोल्यूट मोनार्की वहां पे चलती थी, एब्सोल्यूट राजशाही वहां पे चलती थी। तो इस व्यवस्था के खिलाफ क्या होता है? यूरोप में उदारवाद का जन्म होता है। तो जब फ्यूडलिज्म टूट जाता है, जब राजशाही खत्म हो जाती है, तब आपका लिबरलिज्म आता है, और जो बोलता है कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए, आपका ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। हमारे जो कार्य है उसमें किसी भी प्रकार का राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हमें आपको सभी क्षेत्रों में समानता दी जानी चाहिए। हमें हमारी योग्यता का सम्मान होना चाहिए, हमारी क्षमता का सम्मान होना चाहिए, और हम अपनी योग्यता से कहाँ भी पहुंच सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी जनरेट कर सकते हैं, इस पे बल देता है। तो उदारवादी व्यवस्था जो है मेनली उदार कहाँ पे आती है? यूरोप में आती है। कब आती है? 17वीं सेंचुरी में। और लोकप्रिय कब होती है? पहले तो विचार आया, उसके बाद एक विचारधारा के रूप में लोकप्रिय होती है 18 to 19 सेंचुरी में। ये पूरे यूरोप में फैल जाती है, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, और संपूर्ण यूरोप के अलावा अन्य देशों में भी आपकी फैलती है। इसके अलावा उदारवाद के जनक कौन है? तो आपके जॉन लॉक को उदारवाद के जनक कहा जाता है, जिन्होंने व्यक्ति पे के पर काफी फोकस किया। व्यक्तिवाद के जनक के तौर पे उनको कहा जाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पे काफी फोकस करते हैं वो, व्यक्ति की समानता पे इन्होंने काफी फोकस किया। इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। आपने सुना होगा कि मॉन्टेस्क्यू को अमेरिका में बौद्धिक पिता भी कहा जाता है, अमेरिकी संविधान का बौद्धिक पिता, क्योंकि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मॉन्टेस्क्यू के आइडिया से आपका क्या है, काफी प्रभावित है। तो वहां पे वो बोलते हैं कि स्पिरिट ऑफ लॉ में उन्होंने शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। तो इनकी ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है। कब लिखी उन्होंने, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा जो उदारवाद धीरे धीरे आपके क्या होती है, पूरी यूरोप में फैल जाती है, काफी लोकप्रिय विचारधारा आपकी बन जाती है। तो जब हम इसको आर्थिक क्षेत्र में उपयोग करते हैं, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? आपका जो पूंजीवादी व्यवस्था के तौर पे इसको जानते हैं, यानी फ्री मार्केट सिस्टम, आपने सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके जो तत्व है वो कौन कौन से है। तो इसके तत्वों में सबसे पहले आता है आपका व्यक्तिवाद, यानी इसकी जो विशेषता है, तो उदारवाद को आपका व्यक्तिवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो जो उदारवाद से रिलेटेड वो थिंकर कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे इम्पोर्टेंट है। ये उदारवाद का एक मूल दर्शन है। क्या? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति को आपकी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ये इसका क्या है, मूल दर्शन है। और सामंती और राजशाही जो व्यवस्था थी उसमें क्या था, लोगों के पास अपने व्यक्तिगत विकास करने के अवसर नहीं थे। वहां पे व्यक्ति की योग्यता का सम्मान नहीं किया जाता था, और संपत्ति का जो वितरण था वो केवल एलीट क्लास यानी अभिजात वर्ग के पास था, और केवल कुलीन वर्गों के पास उनका जन्मजात अधिकार था। और सामान्य व्यक्ति आपकी कोई प्रॉपर्टी आपकी नहीं बना सकता था। कहाँ पे? मध्यकाल में। ना ही उसकी योग्यता का सम्मान होता था, ना ही उनकी क्षमता का सम्मान होता था, ना ही वो अपने टैलेंट का यूज कर पाता था। तो व्यक्तिवाद बोलते हैं कि व्यक्ति को समाज से, आपका राज्य से पहले रखा जाए, उसको बहुत स्वतंत्रता दी जाए, जिससे कि वो अपनी क्षमता का, अपनी योग्यता का उपयोग करके अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य को क्या कर सके, हासिल कर सके। तो इस पे उन्होंने काफी फोकस किया। लेकिन सीबी मैकफर्सन आते हैं, उन्होंने काफी आलोचना की है किसकी, इनकी जो व्यक्तिवाद पे ज्यादा बल देते हैं उदारवादियों की। इन्होंने बोला कि कैसे आप समाज को
आपके व्यक्ति से आपका बात रख सकते हैं। क्या आपकी समाज राज्य के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो इस तरह से उनकी आलोचना करते हैं। उसके बाद आता है संविधानवाद। ये बोलता है कि जो राजा है वो आपका संविधान के नीचे आना चाहिए। राजा के ऊपर भी आपकी क्या होनी चाहिए? कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए जो कि राजा की शक्तियों पे आपकी अंकुश लगा सके। और राजा आपका एब्सोल्यूट नहीं है, कोई दैवीय प्रतिनिधि नहीं है धरती पे। इसके अलावा बात करते हैं कि जो राज्य है वो आपका व्यक्ति के बाद आया है, यानी व्यक्तियों ने ही राज्य का निर्माण किया है। वो कैसे? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के द्वारा। आपने पढ़ी होगी हॉब्स, लॉक, रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रकृति की अवस्था में हम सब एक जैसे थे। फिर हमने बोला कि हमारे जो अधिकार है उसकी व्याख्या करने वाली कोई संस्था नहीं है, इसलिए हम सब मिलके अपने अधिकार को एक व्यक्ति को सौंपते हैं। और इस तरह से हमने क्या किया, जो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, इस तरह से हमने राज्य को बनाया। तो सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत पे इनका काफी फोकस था। इसके अलावा लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी जो सरकार है वो आपकी लिमिटेड होनी चाहिए, यानी सरकार आपकी केवल 3 चीजों की रक्षा करेगी। वो है आपके जीवन की रक्षा, आपकी स्वतंत्रता की रक्षा और आपकी संपत्ति की रक्षा। और राज्य का कोई कंट्रोल नहीं होगा आपके ऊपर, आपकी योग्यता पे कोई अंकुश नहीं लगा सकता है, आपको ये नहीं बोल सकता है कि आप ये मत करो, वो मत करो। आपकी स्वतंत्रता पे कोई अंकुश नहीं लगा सकता है। राज्य आपके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो लिमिटेड गवर्नमेंट काफी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके संविधान के नियम कानूनों से बंधी हो। इसके अलावा मुक्त बाजार व्यवस्था को समर्थित करता है कि जो मार्केट है वो आपका बाजार की जो शक्तियां है मांग और पूर्ति के अनुरूप आपका चलेगा। इसमें आते हैं कौन कौन से? आपके एडम स्मिथ हो गए, डेविड रिकार्डो हो गए। तो एडम स्मिथ की जो बुक है वो भी पूछी जाती है, इनविजिबल हैंड करके उनकी एक बुक है। इसके अलावा वेल्थ ऑफ नेशन की एक बुक है, जहाँ पे उन्होंने लेसेस फेयर का आपका सिद्धांत दिया, मुक्त बाजार का। इसके अलावा प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी व्यक्ति में जितनी योग्यता है, जितनी क्षमता है, वो उसके अनुसार किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और कोई भी आपकी प्रॉपर्टी बना सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप राज्य उस पर कोई अंकुश नहीं लगाएगा, कोई कंट्रोल नहीं लगाए। तो ये कुछ तत्व थे लिबरलिज्म के, जो कि हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोला जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से उदारवाद के तत्व है, और एक आपको दूसरा दे दिया जो कि उदारवाद का नहीं है, 3 है आपके। तो इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा टॉलरेंस आता है, एक सहनशीलता के बारे में भी बात की जाती है, इस पे आधारित है। इसके अलावा तर्क भी जो है उदारवाद का एक महत्वपूर्ण आपका तत्व माना जाता है, जो कि ज्ञानोदय का एक हिस्सा रहा है, जिसने बोला कि जो मनुष्य है उसको हमने क्या करना है, अंधविश्वास से मुक्त करना है और उसके अंदर क्या करनी है, आपकी तर्क करने की क्षमता, प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करनी है, जिससे कि मनुष्य अपने तर्कों के द्वारा, अपने प्रश्नों के द्वारा अपने जीवन को संभाल सके, अपने जीवन में आपका आगे बढ़ सके। तो ये इसके कुछ तत्व थे। इसके अलावा अब बात करते हैं उदारवाद कितने प्रकार का होता है। तो उदारवाद में जो सबसे पहला प्रकार आता है, जो आपके राजशाही के खिलाफ सबसे पहली बार आया, जब सबसे पहली बार आपके उदारवाद की बात होने लगी, जो कि 17 to 19 सेंचुरी में हुई थी, वो क्या बोलता है, शास्त्रीय उदारवाद, जिसको आप परंपरागत उदारवाद भी कहते हैं, जिसमें आते हैं कौन, जॉन लॉक हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए आपके, इसके अलावा वोल्टेयर हो गए। तो इनको प्रारंभिक उदारवादी भी कहते हैं। और ये किससे रिलेटेड है, आपका नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित है। ये बोलता है कि राज्य के केवल 3 कार्य है और राज्य किसी भी चीज में आपका हस्तक्षेप नहीं करेगा। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अलावा राज्य का कोई काम नहीं है आपका। तो नकारात्मक स्वतंत्रता पे इन्होंने काफी जोर दिया। इसके अलावा जब दूसरा इसका टाइप है, जो कि बाद में आता है, यानी मॉडर्न टाइप में आता है, 19 to 20 सेंचुरी, ये आपका मॉडर्न, जिसको मॉडर्न लिबरलिज्म यानी आधुनिक उदारवाद, पॉजिटिव लिबरलिज्म, ये पॉजिटिव लिबर्टी की बात करता है। आपका बोलता है कि राज्य आपका क्या करेगा, आपकी क्षमताओं को के आधार पे आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप पायलट बनना चाहते हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो राज्य कहेगा कि मैं आपको ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करूंगा, ऐसे ट्रेनिंग दूंगा जिससे कि आप पायलट बन सको। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप बोलते हैं कि मुझे पायलट बनना है, लेकिन राज्य बोलता है कि आपके पास पैसा है, आप खुद पायलट बन जाओ।
मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है आपको पायलट बनाने की। ये तो यहाँ पे होता था निगेटिव लिबर्टी में, लेकिन पॉजिटिव में जो राज्य है वो आपको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, इसलिए उसको सकारात्मक उदारवाद आपका कहा जाता है। तो जो मॉडर्न लिबरलिज्म है उसके बहुत सारे नाम है आपके, क्या क्या, आधुनिक उदारवाद हो गया, नकारात्मक उदारवाद यानी जो आपका सकारात्मक उदारवाद नॉट नकारात्मक, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव लिबर्टी को भी सपोर्ट करता है, समतावाद समाजवाद भी इसको कहा जाता है, सोशल लिबरलिज्म भी इसको कहते हैं, यानी सामाजिक उदारवाद और कल्याणवाद। यहाँ पे जो राज्य है वो आपका कल्याण करेगा। तो जब मॉडर्न सेंस में जो कि गवर्नमेंट बहुत सारी आपकी कल्याणकारी पॉलिसी बनाती है, जैसे कि भारत में भी आपने सुना होगा जो डीपीएसपी है वहां पे बोला है कि सरकार जो है व्यक्तियों का अधिक से अधिक कल्याण करेगी, समाज के जो गरीब वर्ग है, तो ये आपका इसी में आता है मॉडर्न लिबरलिज्म में। पहले राज्य का उद्देश्य कोई कल्याण नहीं था, वो केवल क्यों आया था, व्यक्ति के 3 चीजों की रक्षा, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति। ओके, इसके अलावा कोई कल्याण नहीं, कुछ भी नहीं। अब आता है आपका मिड 20th सेंचुरी। क्या होता है, तो आपके बहुत सारे नए थिंकर आते हैं, जैसे कि नॉजिक। ये बोलते हैं कि अब बहुत कल्याण हो गया, सरकार ने कल्याण के आधार पे व्यक्ति को बहुत ज्यादा मतलब उस पर बहुत ज्यादा अंकुश लगा दिया, व्यक्ति की स्वतंत्रता का यहाँ पे सम्मान नहीं हो रहा है। फिर से ये बोलते हैं कि हमें वहीं पहुंचना है जहां से हमें शुरू किया है। तो जो स्वतंत्रतावाद है वो भी किसको सपोर्ट करता है, आपके प्रारंभिक जो उदारवाद था यानी शास्त्रीय उदारवाद से काफी प्रभावित है, जिसमें नॉजिक आते हैं, मिल्टन फ्रीडमैन आते हैं, हायक आते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट है कौन से थिंकर किसमें आते हैं। फिर आता है नव उदारवाद, आपने सुना होगा, जो प्राइवेटाइजेशन पे बल देता है, आपका जो क्या बोलते हैं, आपका निजीकरण हो गया, विनियमीकरण हो गया, वैश्वीकरण हो गया, ये काफी बाद में आता है आपका, जबकि बहुत सारे जो देश है जो पहले जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, यहाँ पे कोई कल्याणकारी पॉलिसी नहीं बनती थी। लेकिन जब आपने सुना होगा ब्रिटेन में थैचर के बारे में, रोनाल्ड रीगन के बारे में, जिन्होंने यूएस में न्यू डील नाम से एक प्रोग्राम लाया था कल्याण के लिए, तो वो सब आपका न्यू लिबरलिज्म का आपका पार्ट है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसको डिटेल में जाने तो ये उदारवाद 4 प्रकार का होता है। एक है शास्त्रीय उदारवाद, परंपरागत उदारवाद जिसको नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं। दूसरा है आपका आधुनिक उदारवाद जिसको आप सकारात्मक उदारवाद, समतावाद, सोशल लिबरलिज्म या कल्याणवाद भी कहते हैं। और तीसरा है आपका स्वतंत्रतावाद जिसको आप लिबरटेरियनिज्म भी कहते हैं। फिर आता है आपका नियो लिबरलिज्म। तो ये 4 प्रकार है उदारवाद के। कुछ और देख लेते हैं, तो देख लेते हैं उदारवाद के प्रकार को एक बार डिटेल से। तो सबसे पहले आता है क्लासिकल लिबरलिज्म जिसको आप परंपरागत उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद भी कहते हैं। कब आया, 17 to 18 सेंचुरी में आया। तो यहाँ पे किसकी बात करता है, आपके इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है और लिमिटेड सरकार की बात करता है, फ्री मार्केट की बात करता है, पर्सनल फ्रीडम की बात करता है। तो इसमें कौन कौन थिंकर आते हैं, जॉन लॉक हो गया, एडम स्मिथ हो गए, थॉमस जेफरसन हो गए, आपके थॉमस पेन, जो बोलते हैं कि राज्य जरूरी भी है लेकिन राज्य क्या है, एक आवश्यक बुराई भी है, लेकिन जरूरी भी है और बुराई भी है। कौन बोलता है, आपका थॉमस पेन। इन्होंने बोला कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है। ये वो कौन बोलते हैं, जो अराजकतावादी थिंकर होते हैं वो। इसके अलावा एक बात हिंदी में देख ले, तो ये हिंदी चार्ट है, काफी अच्छा नहीं बना आपका, लेकिन शास्त्रीय उदारवाद पहले आया 17 to 18 सेंचुरी। व्यक्तिगत अधिकार, सीमित सरकार पे बल देता है, खुला बाजार, इसके अलावा कुछ अन्य चीजों। आधुनिक उदारवाद जो कि आपका 19वीं और 20वीं सदी में आए, जैसे कि जो आपने सुना होगा लास्की हो गए, टीएच ग्रीन हो गए, जॉन रॉल्स हो गए। रॉल्स की न्याय का जो सिद्धांत है, आपका मूल स्थिति आपने पढ़ा होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। वितरणात्मक न्याय की बात करते हैं, कल्याणवाद की बात करते हैं। तो ये सारे आधुनिक उदारवाद है। इसके अलावा आपने सुना होगा नॉजिक के बारे में, जो बोलता है कि हमें वहीं पहुंचना है आपका जहां से हमने शुरू किया था। यानी काफी मात्रा में जो जॉन आपके कौन नॉजिक है वो आपका किसको क्रिटिसाइज करते हैं, कल्याणवाद को आलोचना करते हैं, बोलते हैं कि हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो कि कल्याण के नाम पे लोगों का शोषण करे। ओके, फिर नव उदारवाद आप सभी जानते हो कि मुक्त बाजार,
न्यूनतम राज्य निजीकरण, विनियमीकरण, वैश्वीकरण का समर्थन करता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट, एक बार और देख लेते। तो मॉडर्न लिबरलिज्म क्या बोलता है आपका कि गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, आपका कल्याण करेगी। जैसे कि आपने ग्रीन के बारे में पढ़ा हुआ, टीएस ग्रीन। इसके बाद जॉन रॉल्स हॉबहाउस लिबर्टेरियनिज्म का क्या बोलते हैं, लिबर्टेरियनिज्म जो थिंकर है, स्वतंत्रवाद, वो बोलते हैं कि जो फ्लैट टैक्स यानी जो प्रगतिशील कर है उसके बारे में बात करते हैं। और जो वैश्वीकरण है इसका भी काफी हद तक इन्होंने इसको अच्छा नहीं माना है। फ्लैट टैक्स की बात करते हैं आपके, और ये इसमें बहुत सारे विचारक आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है इनकी बुक। जैसे हायक हो गई, इनकी 3 बुक है, काफी इंपॉर्टेंट है वो, जैसे कि द लिबर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करके, लॉ लेजिस्लेशन करके एक और है, 3 बुक है उनकी। इसके अलावा न्यू लिबरलिज्म जिसमें मार्केट थेचर आती है, रोनाल्ड रीगन आते हैं, और इनका जो प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। तो ये 4 प्रकार आपके पता होना चाहिए कि इनके महत्वपूर्ण आइडिया क्या है, परिभाषा क्या है, और थिंकर कौन से है। खत्म काम, और कुछ भी नहीं। इसके अलावा देख लेते हैं कि जो पुराना जो शास्त्रीय उदारवाद है और जो आधुनिक उदारवाद है उसमें क्या अंतर है। तो शास्त्रीय उदारवाद किसकी बात करता है, आपका न्यूनतम राज्य की बात करता है, यानी स्टेट क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। ये सक्षम राज्य, कल्याणवादी राज्य की बात करता है। ये आपका नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन ये सकारात्मक। इन दोनों के बीच डिफरेंस किसने किया, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में, वो किया था ईसाई बर्लिन ने। पहले उन्होंने लिखा 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, फिर उन्होंने 4 एसे ऑफ लिबर्टी में इसके बारे में लिखा। और आपको ये प्रश्न भी पूछा जाता है, अटलांटिक चार्टर जो कि आपके विंस्टन चर्चिल और यूएस के एक राष्ट्रपति थे, उन्होंने साइन किया था। उनके बीच चार प्रकार की स्वतंत्रता को लेके बात चली थी। वो 4 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है, वो एक मतलब समुद्र में कहीं मिले थे, जहाँ पे उन्होंने बोला कि हमें ऐसा राज्य चाहिए, इस पे बात की थी। तो वो भी आपकी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये किसको सपोर्ट करते हैं, जो पुराने थे वो आपकी फ्री मार्केट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ये बोलते हैं कि जो मार्केट होना चाहिए वो राज्य के हाथ में होना चाहिए। ये योग्यता को सपोर्ट करते थे, काफी अच्छा मानते थे। ये आपके गरीबों की चिंता करते हैं, बोलते हैं कि आपके पालने से, जब आप जन्म लेते हैं और जब आप मर जाते हैं तब तक आप राज्य आपकी देखभाल करेगा। कौन बोलते हैं, कल्याणवाद वाले, यानी आधुनिक उदारवाद। ये बोलते हैं कि राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है आपका कल्याण करना। यहाँ पे व्यक्तिगत जिम्मेदारी, यहाँ पे सामाजिक जिम्मेदारी, यहाँ पे अधिकार आधारित न्याय, यहाँ पे आपका जस्टिस एज फेयरनेस की बात करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इन दोनों में मेनली क्या अंतर। इसके अलावा पूछा जाता है कि जॉन लॉक किससे बिलोंग करते थे, उनके क्या कथन थे। वो बोलते कि राज्य कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट एज अ फ्यूडिशरी ट्रस्ट के रूप में होना चाहिए, यानी राइट वॉचमैन, यानी जो राज्य है उसका काम है केवल आपकी रक्षा करना, रात्रि रक्षक के रूप में राज्य काम करेगा। इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर को बिलोंग करते हैं, और 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट करके एक किताब लिखते हैं, और उसमें फिल्मर का जो सिद्धांत था दैवीय राज्य की उत्पत्ति, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। इसके अलावा एक और चीज को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर यानी जो शक्ति का पृथक्करण है उसके बारे में बात की। रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू, और स्पिरिट ऑफ लॉ करके इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1750 नहीं 1748 में। फिर वोल्टेयर, ये भी आपके फ्रीडम से बिलोंग करते हैं। बोलते हैं कि मुझे आपके बोलने से नफरत है, लेकिन मैं आपके बोलने के अधिकार का सम्मान करूंगा, क्योंकि आपके पास क्या है, स्वतंत्रता है। फिर थॉमस पेन जो बोलते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। इनकी 2 बुक है, राइट ऑफ मैन एंड कॉमन सेंस करके इनकी एक और बुक है। डेविड रिकार्डो, इनकी थ्योरी ऑफ बेस आपने पढ़ी होगी। जेएस मिल जो कि जिनकी बुक क्या है आपकी ऑन लिबर्टी, जहाँ पे वो लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। और हार्म प्रिंसिपल करके उन्होंने बात कही है कि 2 प्रकार के उनके थे, जो प्रिंसिपल के बारे में उन्होंने बात कही। इसके अलावा टीएस ग्रीन जो कि आपके सकारात्मक उदारवादी है। इसके अलावा जॉन रॉल्स की थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है। इनका जो कल्याणवाद का आइडिया है, न्याय का सिद्धांत है, वितरणात्मक न्याय की बात करते हैं। इनके बहुत सारे कोटेशन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्राथमिक वस्तुओं का वितरण कैसे होना चाहिए, सभी में बराबर करके। इसके अलावा
ग्रीन हो गए आपके, ये रॉल्स आपके काफी इंपॉर्टेंट है। और रॉल्स की पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया है। तो जैसे कि प्लेटो उस जमाने में अपने न्याय के लिए सबसे जाने जाते थे, तो वैसे ही आपके जो रॉल्स हैं अमेरिका के हैं, उनका भी प्लेटो जैसा महत्वपूर्ण योगदान रहा है न्याय के सिद्धांत देने में। प्लेटो के बाद न्याय के सिद्धांत की अगर कोई बात करता है तो वो है रॉल्स। लुडविग वॉन मिसेस है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। डेविड रिकार्डो की थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है। बेंजामिन कॉन्स्टेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा। जेएस मिल हो गए। फ्रेडरिक हायक के बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने रोड टू सेफ्रेडम करके बुक लिखी। लिबर्टी करके इनकी एक और बुक है। 4-5 बुक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है। मिल्टन फ्रीडमैन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, शिकागो स्कूल से आपकी बिलोंग करते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए कौन किससे बिलोंग करता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि उदारवाद को थोड़ा रिपीट किया पहले की परिभाषा को। इसके अलावा इसके 8 कोर तत्व है जो कि इसकी विशेषता के तौर पे आपके जाने जाते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। फिर आपको टाइप याद होने चाहिए, किस टाइप में आपके कौन से थिंकर आते हैं, उनके आइडिया ये आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा उदारवाद के बारे में किसने क्या बोला ये आपको पता होने चाहिए, जैसे जॉन लॉक क्या बोलते हैं, वोल्टेयर क्या कहते हैं, सीबी मैकफर्सन क्या कहते हैं, और 4 थिंकर है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके जो प्रकार है किसमें कौन से थिंकर आपके आते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही हमने जाना उदारवाद के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम कुछ प्रश्न करेंगे उदारवाद से संबंधित। तो उदारवाद हमारा काफी हद तक पूरा हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।